की विस्तृत व्याख्या की गई। भारत में धर्म की व्याख्या स्वभाव में होने से उठाई गई। जितने भी प्राणी हैं प्रकृति में, पशु पक्षी जीव जंतु नदी पहाड़ सब अपने अपने मूल स्वभाव में है। और चूंकि मानव भी प्रकृति का एक अंग है, इसलिए उसे भी अन्य प्राणियों की तरह ही रहना चाहिए, यही उसका धर्म। क्योंकि मनुष्यों के धार्मिक होने की हमारे सिद्ध जितनी भी देशनाएं हैं तो केवल हमारे अप्राकृतिक कृत्यों को खत्म करने की विधियां हैं। बस केवल उद्देश्य एक, हम पूर्णतया प्राकृतिक हों। और जब हम पूरी तरह प्राकृतिक होंगे, इसका अर्थ ये है कि सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका हमसे सीधा संवाद हो जाएगा। अब बाधाएं हमारी अपनी हैं। वैसे व्यवहारिक ज्ञान में सिंह को बहुत ही हिंसक पशु माना गया, लेकिन कथाओं में वन के जीवों को उससे कोई डर नहीं लगता, वो इसका खोज भी नहीं होते हैं। जबकि सच ये है कि सिंह के जीवन का संचालन मांस भक्षण से होता है। फिर भी कथाओं में सिंह को वन के अन्य प्राणियों के जीवन की रक्षा का कर्तव्य बोध होता है। जब हम अपनी कथा में ये निश्चय करते हैं, तब हम हमारी परिणति बौद्धिक होती है। हाथी के बारे में कहा गया कि वो बहुत ही शक्तिशाली जीव है, पर बहुत ही विवेकशील प्राणी। विशेष परिस्थितियों में, जी हाँ, विशेष परिस्थितियों में उसके बहुत ही हिंसक और आक्रामक होने का भी ज्ञान हमें है, पर मूलतः वो शांत स्वभाव का जीव। अब मैं आपको एक पुरानी कथा बताऊं। वाराणसी में जब ब्रह्मदत्त का राज्य था, उस समय हिमालय के प्रदेश में एक हाथी ऐसा था जिसकी सबसे मित्रता थी, वो सबसे समान व्यवहार करता था। लेकिन एक दिन उसने एक भटके हुए यात्री की मदद करनी चाहिए, और वो एक ऐसी परिणति को प्राप्त हुआ जो एक स्वार्थी मनुष्य की दुर्गति का साक्ष्य। हमारी ये प्रस्तुति उस शील स्वभाव वाले हाथी और एक स्वार्थी मनुष्य की कथा है। दोनों अपने अपने मूल स्वभाव में हैं, लेकिन स्वार्थी मनुष्य अपनी लिप्सा के चरम में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मृत्यु को खो बैठता है। ये शीलव हाथी और गरीबदास की ये कथा हर युग में प्रासंगिक है। कैसे, आप स्वयं देखिए। शक्तिशाली होना से भी बड़ा वरदान है। शक्तिशाली हो जाओ तो सब आपके साथ हो जाते हैं। सुंदर होने के साथ यदि आप सहज भी है तो सबकी संगत और मिलने लगती है।
आप कहीं भी जाए या कहीं से आए, कई संगी आपके साथ चल पड़ते हैं। रुको, वो भी रुक जाते हैं। आप कुछ खाओ तो वो भी खाने लगते हैं। इस तरह से खाना बंद कर दो, वो भी खाना बंद कर देते हैं। बैठ जाओ तो सब के सब बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाते हैं, दौड़ने लगो तो सब दौड़ने लगते हैं आपके साथ देश के लिए। ठहर जाओ, सब के सब ठहर जाते हैं। सच कहूं तो मैं इन सबसे बहुत ही ज्यादा उठ गया था। 80,000 संगी साथियों का इतना सेवा भावी होना, जो मेरे सोते ही सो जाते थे और मेरे जागते ही जाग भी जाते थे। फिर एक दिन मैं अपने ऐसे साथियों को सोता छोड़ बड़ी दूर एक जंगल में अकेला जाकर रहने लगा। वहां एक अजीब सी घटना घटी। एक दोस्त बना, मनुष्य। हाँ, मनुष्य। मैंने उसके साथ और उसने मेरे साथ दोस्ती निभाई। खैर, वो एक दूसरी घटना है। ये राजत्व को त्याग, शांति की खोज में मैं दूसरे वन की ओर पलायन कर गया। क्या हुआ? क्या तुम रो रहे हो? हाँ भाई, ये तो रो रहा है। क्या हुआ? क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें मारा?
करो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लगता है किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। क्यों इतना जोर से रो रहे हो कि तुम्हारी आवाज मुझे उतनी दूर तक सुनाई दी? भाई मैं तो अपने मित्रों से कुछ बातें कर रहा था कि तुम्हारे रुदन से अपनी बात रोककर मैं यहां चला आया। बताओ, ऐसे नहीं रो, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं। बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है? क्या बताऊं गजराज, आप तो इतने विशाल और बलशाली हो और मैं मेरी प्रजाति में सबसे दुर्बल। मेरे सब संगी साथी हट्टे कट्टे और बलिष्ठ है, तो वो मुझ पे अपना बल दिखाते, मुझे परेशान करते। कोई मेरा हाथ मरोड़ देता है तो कोई मुझे उठा के पटक देता है, तो कोई मुझे इतना ऊंचा उछालता है ना कि मैं डर जाता हूँ कि कहीं गिर के मर ना जाऊं। इसीलिए मैं उन सबको छोड़ के यहाँ पे आ गया। लेकिन अब मुझे उनकी याद आ रही है और डर भी लग रहा है, इसीलिए रो रहा हूँ। चलो चुप हो जाओ, ठीक है? सचमुच ये तो बड़े ही दुख की बात है। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें डराया, तुम्हें मारा और उठा के भी पटका। ये तो सही में बहुत ही बुरी बात है। अब क्या करें भाई? हाँ, एक काम करते हैं, क्या? तुम मुझे अपने साथ अपने साथियों के पास ले चलो, मैं उन्हें समझाऊंगा। आप चलोगे? हाँ, मैं चलूंगा। तो फिर चलो। अरे ऐसे नहीं, तो फिर? अरे मैं हूं ना, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर चलेंगे। आपकी पीठ पे? हाँ, मेरी पीठ पे। आओ, आराम आराम से, आराम। चल मेरे हाथी, चल मेरे हाथी, चल मेरे हाथी। गजराज, आप तो इतने विशाल और बलशाली हो, आप चाहो तो इस जंगल के बड़े बड़े वृक्षों को यूं उखाड़ के फेंक सकते हो, बिना मगर आप ऐसा नहीं करते। हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, एकदम पुण्यात्मा की तरह। मुझे भी तुम्हें अपने साथ ले जाकर बहुत ही अच्छा लग रहा, और भी अच्छा मुझे तब लगेगा जब तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी फिर से दोस्ती हो जाएगी, है ना? और तुम फिर उनके साथ खेलने लगोगे। तो वो देखो, तो वही है तुम्हारे दोस्त। हाँ, वो रहे। हाँ, चलो अभी चलकर उन्हें समझाते हैं, ठीक है? हाँ, उनके सामने बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है? बिल्कुल नहीं डरना। हाँ, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हाँ। अहो भाग्य गजराज, जो आप हम बंदरों की बस्ती में पधारे, आपका स्वागत है। पर महाराज, हम डरे हुए से हैं और ये नालायक। महाराज, ये नालायक आपकी पीठ पे बैठ के आया है, इसने तो आपसे कुछ नहीं कहा। नहीं, आज मैं तुम लोगों की बस्ती में आ ही गया, और जिसे तुम नालायक कह रहे हो वही मुझे यहां लेकर आया। लेकिन इसने मुझे भगाया नहीं, बल्कि इसने तो मुझे एक ऐसी बात बताई है जिससे सचमुच मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है, और उसी विषय में बात करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। महाराज, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको दुख हो गया? देखिए महाराज, आप सही सही बताएं, हमें बड़ी चिंता हो रही है। हमें बड़ी चिंता हो रही है। चिंता तो होगी ही सही, तुम लोगों ने काम जो ऐसा किया। देखो मुखिया, तुम अपने सभी साथियों में सबसे बड़े हो, सबकी जिम्मेदारी तुम पर है। अब देखो,
तुम्हारे ही संगठन का तुम्हारा ये संगी, ये भोला भाला छुटकू अकेला भयानक वन में भटक रहा था। क्यों क्यों? क्योंकि तुम लोग इसका मजाक उड़ाते हो, इसे दुर्बल समझते हो, इसे डराते हो, मारते हो, और कुछ लोग तो इसे उठा के भी पटकते हैं। कौन है वो जो इसे उठाकर पटकता है? बताओ मुझे। अच्छा, ये है चोर की गाड़ी में तिनका, अभी पकड़ता हूं। क्यों उठा के पटकता है इसे? क्षमा महाराज, हम तो उसे खेल खिला रहे थे, झूला झुलाना, पर अचानक हवा चल गई। अच्छा, मैं झुलाऊं तुझे झूला? क्षमा महाराज, क्षमा। बैठ और डरो मत। मैं तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। देखो मुखिया, और तुम लोग भी सुनो, एक कहावत है, ध्यान से सुनना। दुर्बल को ना सताइए, दुर्बल की आह लोहे को भी जला सकती है, समझे? महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे साथी मेरे एक छोटे साथी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं सबको दंडित करूंगा और छुटकू बंदर को न्याय दिलाऊंगा। देखो मुखिया, मैंने पहले भी कहा है कि तुम मुखिया हो, सबकी जिम्मेदारी तुम पर है। तो किसी को भी दंडित करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, बल्कि सभी को यह समझाओ कि ये दुनिया शक्तिशालियों से भरी पड़ी है, लेकिन किसी को भी अपनी शक्ति, सत्ता और साम्राज्य का घमंड नहीं होना चाहिए। एक दिन सभी लोग इस दुनिया में अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए भाई, जब तक साथ हो सभी लोग मिलजुल कर रहो, प्रेम भाव से रहो। क्यों? महाराज, आपकी बात 100% की है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, और छुटकू बंदर के साथ बर्ताव में जो गलती हुई उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा है, यदि ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुटकू, जाओ अपने साथियों में, खेलो उनके साथ। हाँ, तुम भी जाओ, खेलो छुटकू के साथ, और आगे से तंग नहीं करना, ठीक है? मुझे छुटकू को उनके साथियों में देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा। देखो मुखिया, हम सभी को अपनी समझ और सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, और यही समय की मांग भी है। हद और काया का मखौल करने के बजाय प्राणी के चरित्र को समझो, समझे? अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक कथा सुनाता हूं, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे? हाँ महाराज, जरूर सुनाइए महाराज। शायद इससे तुम्हें बोध हो जाए कि चरित्र और प्रवृत्तियों का आकलन हम नहीं, बल्कि ये सृष्टि करती है। ये कथा एक मनुष्य की है। हाँ, मनुष्य। गरीबदास नाम था उसका। क्या नाम था? गरीबदास। हाँ, वाराणसी का रहने वाला था वो। कहाँ का रहने वाला था? वाराणसी। हाँ, एक दिन वो चलते चलते अपना रास्ता भटक गया। जाना तो उसे शहर था, अपने घर, लेकिन भटकता भटकता पहुंच गया वो बियाबा जंगल में।
है